स्नातक प्रथम वर्ष की सभी छात्राओं का स्वागत है। आज की हमारी इस ई वीडियो श्रृंखला में जो विषय हमने लिया है वो है आदिकाल की प्रवृत्तियाँ। हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र से संबंधित ये टॉपिक है। प्रथम प्रश्न पत्र है वो प्राचीन एवं मध्यकालीन काव्य है, जिसमें आदिकाल और भक्ति काल की कुछ प्रमुख कवियों की कुछ प्रमुख रचनाओं के कुछ प्रमुख अंश संकलित हैं। उसी में अंत के दो छोटे छोटे बिंदु दिए गए हैं, एक आदिकाल की प्रवृत्तियाँ और एक भक्ति काल की प्रवृत्तियाँ। हिंदी साहित्य इतिहास को जैसा कि आपको विदित है 4 भागों में विभाजित किया गया है, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। प्रथम वर्ष में आदिकाल और भक्तिकाल के कवियों को सम्मिलित किया गया, इसलिए आदिकाल की प्रवृत्तियाँ और भक्तिकाल की प्रवृत्तियों से संबंधित प्रश्न परीक्षा में पूछने की संभावना है। इसलिए पहला जो टॉपिक है हमारा चर्चा का आज वो है आदिकाल की प्रवृत्तियाँ। आदिकाल हिंदी साहित्य का प्रारंभिक काल है, जिसकी समय सीमा 1050 संवत से 1375 संवत तक मानी जाती है। इस काल में प्रमुख रूप से यूँ कहें कि ये अशांति और युद्धों का काल था। स्वदेशी जो रजवाड़े थे वो अपनी छोटी छोटी बातों के लिए आपस में संघर्ष कर रहे थे और इसी झगड़े का फ़ायदा उठा करके विदेशी आक्रांताओं ने यहाँ पर आक्रमण प्रारंभ कर दिए थे। इसलिए संपूर्ण जो समग्र रूप से जो माहौल था वो युद्ध और अशांति का माहौल था, और इस प्रकार की परिस्थितियों में आदिकालीन साहित्य लिखा गया, उसकी प्रवृत्तियाँ क्या होंगी उस पर आज हम चर्चा करेंगे। आदिकालीन जो साहित्य है उसमें जो उपलब्ध प्रवृत्तियाँ हैं वो अपने समकालीन जो परिस्थितियाँ हैं उससे प्रभावित हैं, और इस काल में प्रमुख रूप से 5 प्रकार का साहित्य लिखा गया, जिसमें सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य, रासो साहित्य और लौकिक साहित्य। इसमें रासो साहित्य की प्रचुरता देखने को मिलती है। यूँ कहें कि अधिकांश जो प्रवृत्तियाँ हैं आदिकाल की सामान्य प्रवृत्तियाँ वो रासो साहित्य की प्रवृत्तियाँ हैं। बिंदुवार अगर हम बात करें प्रवृत्तियों की, तो पहली जो प्रवृत्ति है वो निकल कर के आती है कि युद्धों का सजीव वर्णन, यानी कि इस काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल भी कहा है, क्योंकि उन्होंने माना कि इस काल में वीरता की प्रवृत्ति प्रधान थी, जिसमें विभिन्न रासो ग्रंथ लिखे गए, जिनमें जो योद्धा थे उनके शौर्य, उनके पराक्रम, उनकी युद्ध वीरता की चर्चा की गई है, और इसलिए इसमें युद्धों का सजीव वर्णन देखने को मिलता है। सजीव वर्णन से तात्पर्य ये है कि युद्ध के प्रसंगों का चित्रण इस प्रकार से उन्होंने किया है कि पढ़ते समय पाठक की आंखों के सामने वो एक तरह से उस युद्ध का चित्र प्रदर्शित हो जाता है, चित्र दिखाई देता है। क्योंकि तत्कालीन जो कवि थे वो राजाओं के यहाँ आश्रय में रहते थे और युद्ध के क्षेत्र में स्वयं वहाँ जाते थे और अपने आंखों देखा युद्ध का चित्रण करते थे, इसलिए युद्ध के वर्णन में सजीवता देखने को मिलती है। दूसरी जो प्रवृत्ति है ग्रंथों की प्रामाणिकता संदिग्ध, यानी कि संदिग्ध प्रामाणिकता, यानी कि इस काल में जो ग्रंथ मिले, जिन ग्रंथों की चर्चा की जाती है, उनकी अधिकतर ग्रंथों की प्रामाणिकता संदिग्ध है। और यह एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जिन 12 ग्रंथों के आधार पे इस काल को वीरगाथा काल कहा, उन ग्रंथों की बाद में जब उनका अध्ययन किया गया, उनका मूल्यांकन किया गया, तो उनकी अधिकतर की प्रामाणिकता संदिग्ध नजर आई, जिसमें पृथ्वीराज रासो एक सबसे बड़ा जो इस काल की रचना मानी जाती है वह भी अप्रामाणिक मानी गई। इसके अलावा खुमान रासो और परमाल रासो की प्रामाणिकता भी संदेह से युक्त है। इसके कवि कौन है इसके बारे में भी सामान्य रूप से हम प्रामाणिक और पुष्टि के साथ नहीं कह सकते हैं। इन काव्य ग्रंथों में वर्णित जो सम्मत हैं, जो ऐतिहासिक घटनाक्रम हैं, जो नामक्रम हैं, उनका अगर इतिहास के साथ मेल करें
तो भी मिलान नहीं हो पाता है। इसलिए इस काल में लिखे गए ग्रंथों की प्रामाणिकता संदिग्ध मानी जाती है। यह भी एक प्रवृत्ति है। इसके बाद तीसरी प्रवृत्ति है वीर एवं श्रृंगार रस की प्रधानता। इस काल में वैसे तो नवरसों की का प्रयुक्त हुआ है काव्य रचना में, लेकिन प्रमुख रूप से वीर और श्रृंगार रस की प्रधानता देखने को मिलती है, क्योंकि इस काल को वीरगाथा काल कहा और युद्धों का वर्णन इस काल में प्रमुख रूप से मिलता है। इसलिए जहाँ युद्ध का वर्णन होगा वहाँ वीर रस की प्रधानता निश्चित रूप से मिलती है। इसी के साथ साथ इस काल में युद्ध का जो कारण बनता था वो जर जोर और जमीन, यानी कि राजकुमारियों का अपहरण, उनके नख सौंदर्य का चित्रण, और जहाँ नख सौंदर्य का चित्रण आता है वहाँ श्रृंगार रस की प्रधानता देखने को मिलती है। इसलिए दोनों रसों की प्रधानता इस काल में प्रमुख रूप से मानी जाती है। अगली प्रवृत्ति है आश्रयदाताओं की प्रशंसा, यानी कि उस काल में जो कवि थे वो अधिकतर कवि, यूँ माने कि प्राय सभी कवि किसी न किसी राजा के यहाँ आश्रय में रहते थे और अपनी आजीविका चलाने के लिए या आश्रयदाता को प्रसन्न करने के लिए उसकी प्रशंसा में ये कवि प्रशस्ति लिखते थे। उनकी प्रशंसा में उनके यश, वैभव, धन, सौंदर्य, पराक्रम, वीरता आदि का बढ़ा चढ़ा करके वर्णन इनको करना पड़ता था, जो कि कई बार कल्पनापूर्ण और अतिशयोक्तिपूर्ण भी मिलता है। इसके बाद अगली प्रवृत्ति है ऐतिहासिकता का अभाव एवं कल्पना की प्रधानता। इस काल के जो काव्य हैं उसमें ऐतिहासिकता का अभाव होता है, क्योंकि जब हम किसी भी काव्य ग्रंथ की प्रामाणिकता को जांचते हैं तो उस ग्रंथ जिस काल में वो लिखा गया, जिस काल पर आधारित वो लिखा गया है, उस काल का जो इतिहास हमें मिलता है, उस इतिहास में जो तथ्य होते हैं, जो तिथियां हैं, नामक्रम हैं, तथ्य हैं, घटनाक्रम है, उनके साथ हम मिलान करते हैं। और अगर वो मिलान नहीं होता है तो उस ग्रंथों में ऐतिहासिकता का अभाव माना जाता है। और यह प्रवृत्ति आदिकाल के रासो साहित्य में भी देखने को मिलती है, क्योंकि उसमें युग में जो लिखे गए जो ग्रंथ थे, जिन घटनाक्रम पे लिखे गए जो ग्रंथ थे, उनके तथ्यों का जो मेल है वो उस काल के इतिहास से नहीं खाता है। दूसरी तरफ कल्पना की प्रधानता है, क्योंकि इस काल में चारण कवियों की रचनाएं तथ्यपरक न होकर के कल्पना प्रधान थी। ऐतिहासिक पात्र तो इन रचनाओं में हैं और नाम मात्र के हैं, उनको केवल आधार बनाया गया है, लेकिन कवियों ने कल्पना का सहारा लेकर के घटनाओं, नामावलियों, तिथियों तक की कल्पना कर ली है। और वस्तुतः रासो काव्यों में संभावना और कल्पना पर अधिक बल दिया गया है और तथ्यों पर कम। लेकिन यह कहकर के हम इस प्रवृत्ति पर अपनी एक बात कह सकते हैं, क्योंकि जो कवि थे वो एक काव्य ग्रंथ लिख रहे थे, न कि इतिहास ग्रंथ लिख रहे थे, इसलिए कल्पना की अधिकता निश्चित रूप से काव्य ग्रंथों में देखने को मिलती है। अगली प्रवृत्ति है संकुचित राष्ट्रीयता। आज के दौर में हम भारत के निवासी हैं और हमारी राष्ट्रीयता भारतीय है। उस समय संपूर्ण भारतवर्ष बड़े व्यापक स्तर पर संघर्ष कर रहा था, लेकिन उसमें छोटे छोटे जो रजवाड़े थे वो अपने आप को स्वतंत्र राजा के रूप में मानते थे और अपने जो सीमाएं थी उन्हें एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में स्वीकार करते थे। और तत्कालीन कवियों ने भी उन्हीं को अपना राष्ट्र मानते हुए उन्हीं के प्रति अपनी भक्ति भावना व्यक्त की, अपनी राष्ट्रीय भावना व्यक्त की। इसलिए उस काल की रचनाओं में संकुचित राष्ट्रीयता के दर्शन होते हैं, न कि समग्र और व्यापक राष्ट्रीयता के दर्शन होते हैं। क्योंकि इस काल में वीरता का वर्णन तो बहुत हुआ है, परंतु स्वदेशाभिमान और राष्ट्रीयता की भावना का अभाव मिलता है। क्योंकि छोटे छोटे जो टुकड़े थे उन्हीं टुकड़ों को अपना राष्ट्र मानते हुए अपने पड़ोसी राज्य जो भी भारत के अंग हैं उनको भी अपना शत्रु मानते हुए उनके प्रति विद्रोह का भाव रखते थे, उनके प्रति वैर का भाव रखते थे। इसलिए संकुचित राष्ट्रीयता के दर्शन इस युग में होते हैं। प्रकृति चित्रण,
प्रकृति चित्रण एक ऐसी प्रवृत्ति है जो कि सभी काल की प्रवृत्तियों में मिलती है, क्योंकि प्रकृति चित्रण के अभाव में कविता की कल्पना करना संभव नहीं है। ये जरूर है कि कहीं प्रकृति चित्रण अधिक होता है तो कहीं कम होता है। यहाँ आदिकाल में प्रकृति के दोनों रूपों का चित्रण हुआ है, आलम्बन परक प्रकृति चित्रण और उद्दीपन परक प्रकृति चित्रण। जहाँ पर राजाओं की सेनाएं प्रस्थान करती थी, प्रयाण करती थी, और रास्ते में जो नदी, नाले, पहाड़, मालाएं, वन, जंगल, गुफाएं, इनका जो चित्रण करते थे वो आलम्बन परक चित्रण था। और दूसरी तरफ प्राकृतिक उपादानों के माध्यम से भावों को उद्दीप्त करने के लिए जो वर्णन किया जाता था वो उद्दीपन परक चित्रण के अंतर्गत आता है। इसलिए दोनों ही प्रकार का चित्रण इस युग में हुआ है। विविध छंदों का प्रयोग, यानी कि छंद वैविध्य, क्योंकि छंद विहीन कविता की उस युग में कल्पना नहीं की जाती थी, इसलिए इस काल के जो रचनाएं हैं उनमें छंदों की विविधता देखने को मिलती है। यानी कि इस प्रकार की विविधता प्रवृत्ति साहित्य में कम ही देखने को मिलती है और न ही पूर्ववर्ती साहित्य में मिलती। देखें तो पृथ्वीराज रासों में अनेक छंदों का प्रयोग हुआ, यथा जैसे दोहा, गाथा, तोमर, तोटक, रोला, उल्लाला, साटक, कुंडलियाँ आदि छंदों का प्रयोग किया है। तो कई जगह छप्पे का प्रयोग भी किया है। जबकि आदिकाल का जो प्रमुख ग्रंथ है जिस पृथ्वीराज रासो, उसको तो छंदों का अजायब घर भी कहा गया है। यानी कि कवियों ने छंद वैविध्य यानी कि विविध छंदों का प्रयोग किया है। भाषा शैली की बात अगर हम करें तो प्रमुख रूप से इस काल में जो भाषा है वो डिंगल और पिंगल का प्रयोग ज़्यादा हुआ है, क्योंकि जहाँ अपभ्रंश और राजस्थानी का मिला जुला जो रूप होता है उसको हम डिंगल के नाम से जानते हैं, जो प्रमुख रूप से युद्धों का वर्णन उसमें मिलता है। और जहाँ अपभ्रंश और ब्रज भाषा के मेल से जो भाषा बनती है उसको हम पिंगल कहते हैं। इन्हें शैली के रूप में भी प्रयुक्त करते हैं। तो जहाँ श्रृंगार वर्णन मिलता है, जहाँ कोमलकांत वर्णन मिलता है, वहाँ पिंगल का प्रयोग हुआ है, और जहाँ युद्धों का वर्णन मिलता है वहाँ डिंगल का प्रयोग मिलता है। इसके बाद अंतिम जो प्रवृत्ति है वो अलंकार योजना। अलंकार योजना की बात करें तो इस काल में अलंकारों का स्वाभाविक प्रयोग हुआ है, क्योंकि अलंकार काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व होते हैं, और अगर इनका सप्रयास प्रयोग किया जाए, चमत्कार पैदा करने के लिए जानबूझ करके प्रयोग किया जाए, तो कविता की भाव अभिव्यक्ति में बाधा पहुंचती है। इसलिए सप्रयास प्रयोग न होकर के स्वाभाविक प्रयोग होना चाहिए, और वही आदिकालीन साहित्य में हो। आदिकालीन साहित्य में अलंकारों का स्वाभाविक प्रयोग हुआ है। उसमें चाहे आप उपमा लें, रूपक लें, उत्प्रेक्षा लें, अतिशयोक्ति लें, अनुप्रास लें, वक्रोक्ति लें, यमक लें, श्लेष लें, सभी जो अलंकारों का प्रयोग हुआ बिल्कुल स्वाभाविक और प्रसंग के अनुकूल हुआ है। कहीं पर भी वह अलंकार प्रयोग चमत्कार में बाधा नहीं पहुंचाता है। इस प्रकार से समग्र रूप से ये 10 जो प्रवृत्तियां हैं वो संपूर्ण आदिकालीन साहित्य को समेटती हैं, संपूर्ण आदिकालीन साहित्य का प्रतिनिधित्व करती हैं। धन्यवाद।